हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू फ्रेंड्स। हम देख रहे हैं इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का चैप्टर 2 जो डील करता है रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट से, जिसमें हमने इसके पहले के लेक्चर में सेक्शन 22, 22A और सेक्शन 23 देखा था। फ्रेंड्स, सेक्शन 23 से आगे जो प्रोविजंस हैं सेक्शन 24 to 30 ये डील करते हैं कन्फेशन से। फ्रेंड्स, कन्फेशन की जो एक्चुअल प्रोविजंस हैं जो सेक्शन 24 से 30 में दी गई हैं, उनको स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि कन्फेशन मीन्स होता क्या है। कन्फेशन को हिंदी में बोलते हैं संस्वीकृति। कन्फेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? संस्वीकृति। फ्रेंड्स, कन्फेशन जो है वो एक प्रकार का स्टेटमेंट है जो उस व्यक्ति द्वारा किया जाता है जिसके ऊपर कोई आरोप हो, और वह जो स्टेटमेंट है वह फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट के बारे में एक इन्फरेंस रेज करता है, एक अनुमान इंगित करता है। फ्रेंड्स, कन्फेशन की जो प्रोविजंस है वो एडमिशन के हेडिंग के अंदर ही दी गई है। फ्रेंड्स, हमने सेक्शन 17 के लेक्चर के टाइम पे पढ़ा था कि ऑल कन्फेशंस आर एडमिशंस बट ऑल एडमिशंस आर नॉट कन्फेशन। मीन्स सभी कन्फेशन जो है वो एडमिशन होते हैं, लेकिन सभी एडमिशन कन्फेशन नहीं होते। और हमने ये भी देखा था कि कब किस परिस्थिति में एक एडमिशन कन्फेशन होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने मेरा सेक्शन 17 का लेक्चर नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाके उसको जरूर देख लीजिए, ठीक है। सो फ्रेंड्स, a confession is a statement made by a person charged with a crime suggesting an inference as to fact in issue or relevant fact. The provisions related to confessions comes under the heading of admission. A confession is a kind of admission. To make admission or confession, it must amount to a clear acknowledgement of guilt. So it is clear that the confessions are merely one species of admission. Means कन्फेशन जो होते हैं वो एडमिशंस की एक प्रजाति होते हैं। फ्रेंड्स, कन्फेशन इज नॉट डिफाइन इन इंडियन एविडेंस एक्ट। कन्फेशन को इंडियन एविडेंस एक्ट में डिफाइन नहीं किया गया है। फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू स्टीफेंस डाइजेस्ट ऑफ लॉ ऑफ एविडेंस, अ कन्फेशन इज एन एडमिशन मेड एट एनी टाइम बाय अ पर्सन चार्ज्ड विद अ क्राइम स्टेटिंग और सजेस्टिंग द इंफरेंस दैट ही हैज कमिटेड दैट क्राइम. Friends, in view of this definition, statement of an accused will amount to a confession if it fulfills any of the following two conditions. तो कौन कौन सी conditions हैं? First क्या है कि if he states that he committed the crime he is charged with, अगर आरोपी के ऊपर जो चार्ज है वो उसको एडमिट करता है, एक्सेप्ट करता है, तो वो क्या होगा? कन्फेशन होगा। और दूसरा पॉइंट क्या बोलता है कि इफ ही मेक्स अ स्टेटमेंट बाय विच ही डज नॉट क्लियरली एडमिट द गिल्ट, एट फ्रॉम द स्टेटमेंट्स सम इन्फ्रेंस कैन बी ड्रॉन दैट ही माइट हैव कमिटेड द क्राइम। या फिर वो ऐसा कोई स्टेटमेंट करता है जिससे ऐसा इन्फ्रेंस ड्रॉन किया जा सकता है या फिर ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि उसने ही वो क्राइम किया होगा। माइट हैव कमिटेड द क्राइम, उसने ही वो क्राइम किया होगा। तो इस डिफिनेशन के अनुसार जो स्टीफेंस डाइजेस्ट ऑफ लॉ ऑफ एविडेंस में दिया गया है कि अगर आरोपी जो उसके ऊपर चार्ज है उसको एडमिट करता है तो वो क्या होगा? कन्फेशन होगा। और अगर आरोपी ऐसा कोई स्टेटमेंट करता है जिससे ऐसा अनुमान लगाया जा सके कि शायद उसने ही वो गुनाह किया है, उसने वो अपराध किया है, तो भी वो कन्फेशन होगा। ऐसा इस डिफिनेशन में दिया गया है। सो फ्रेंड्स, this definition is criticized on the ground that the second condition, wherein an accused does not clearly admit the guilt, cannot be termed as a confession. ये जो definition है वो criticize की गई क्योंकि जो उसका second point है जिसमें ऐसा दिया गया है कि अगर आरोपी ने ऐसा कोई स्टेटमेंट किया जिससे ऐसा अनुमान लगाया जा सके कि शायद उसने वो क्राइम कमिट किया है, उसने वो गुनाह किया है, तो ये जो पार्ट है ना, इसमें जो है आरोपी अपने गुनाह को क्लियरली एडमिट नहीं कर रहा है, इसलिए ये कन्फेशन नहीं हो सकता। तो ये जो डिफिनेशन है इसी पॉइंट पे ये क्रिटिसाइज की गई। सो फ्रेंड, बाद में इन द ईयर ऑफ 1939 लॉर्ड एटकिन ऑफ प्रिवी काउंसिल के लॉर्ड एटकिन ने इन द केस ऑफ पकाला नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर AR 1939, इस केस में लॉर्ड एटकिन ने कन्फेशन की जो पहले की डेफिनेशन थी उसको मॉडिफाई किया। तो हम देखते हैं कि लॉर्ड एटकिन ने इस केस में कन्फेशन को कैसे डिफाइन किया है। अकॉर्डिंग टू दिस केस, कन्फेशन इज एन एडमिशन मेड एट एनी टाइम बाय अ पर्सन हु इज चार्ज्ड विद अ क्राइम और एडमिटिंग all the facts which constitute the
ऑफेंस। आगे चल के इन द ईयर ऑफ 1952 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इन द केस ऑफ पलविंदर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब AR 1952 सुप्रीम कोर्ट 354, इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो कन्फेशन की डेफिनेशन इस केस में दी गई थी पकाला नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर में, जो कि लॉर्ड एटकिन ने दी थी, उस डेफिनेशन को अप्रूव किया। सो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कन्फेशंस। कन्फेशंस के कौन कौन से इसेंशियल एलिमेंट्स हैं? तो उसमें पहला क्या है? कन्फेशन इज एन एडमिशन। कन्फेशन क्या है? कन्फेशन एक एडमिशन है। दूसरा इसेंशियल क्या है कि कन्फेशन इज एन एडमिशन ऑफ गिल्ट बाय एक्यूज एंड ऑल कन्फेशंस आर एडमिशंस बट ऑल एडमिशंस आर नॉट कन्फेशन। तो कन्फेशन क्या है कि कन्फेशन आरोपी द्वारा उसके गुनाहों की स्वीकृति है, और सभी जो कन्फेशन होते हैं वो एडमिशन होते हैं, लेकिन सभी एडमिशन वो कन्फेशन नहीं होते। अगला एसेंशियल क्या है कि कन्फेशन मस्ट ऑलवेज बी होल और एब्सोल्यूट। कन्फेशन हमेशा पूरा होना चाहिए और एब्सोल्यूट होना चाहिए, ठीक है। अगला एसेंशियल क्या है कि एडमिटिंग द कन्फेशन ऑफ हाफ ऑफ ऑफेंस एंड डिनायल ऑफ हाफ ऑफेंस डज नॉट अमाउंट टू कन्फेशन। मीन्स अगर आरोपी आधे गुनाह को एक्सेप्ट कर रहा है और आधे गुनाह को डिनाई कर रहा है, हाफ ऑफ द क्राइम वो एक्सेप्ट कर रहा है और हाफ ऑफ द क्राइम एक्सेप्ट नहीं कर रहा है वो, ठीक है। किसी गुनाह के आधे पार्ट को वो एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ ये मैंने किया है, और उसी गुनाह के आधे पार्ट को बोल रहा है कि वो मैंने वो नहीं किया है, तो वो कन्फेशन में नहीं आएगा, उसे कन्फेशन नहीं बोल सकते, ठीक है। अगला एसेंशियल पॉइंट क्या है कि कन्फेशन मस्ट बी क्लियर एंड डेफिनेट। कन्फेशन हमेशा क्लियर होना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए। और अगला एसेंशियल पॉइंट क्या है कि इट मस्ट अनमिस्टेकेबली पॉइंट आउट द गिल्ट ऑफ एक्यूज। कन्फेशन ऐसा होना चाहिए कि जो बिना किसी त्रुटि के, बिना किसी मिस्टेक के आरोपी के गुनाह को पॉइंट आउट करे। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे मोड ऑफ कन्फेशन की। मोड ऑफ कन्फेशन मीन्स कन्फेशन को किस किस मोड में, किस किस प्रकार दिया जा सकता है। तो कन्फेशन को हम ओरली भी दे सकते हैं, राइटिंग में भी दे सकते हैं, साइन के द्वारा भी दे सकते हैं और गेस्चर के द्वारा भी दे सकते हैं, ठीक है। तो कन्फेशन जो राइटिंग में भी दिया जा सकता है, ओरली भी दिया जा सकता है, और साइन और गेस्चर के द्वारा भी दिया जा सकता है, ठीक है। फ्रेंड्स, हम देखेंगे काइंड्स ऑफ कन्फेशन। कन्फेशन के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। तो काइंड्स ऑफ कन्फेशन में जो उसका कन्फेशन का पहला प्रकार है वो जुडिशियल कन्फेशन, और दूसरा जो है वो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। कन्फेशन दो टाइप के होते हैं, पहला जुडिशियल कन्फेशन और दूसरा एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। फ्रेंड्स, अगर हम जुडिशियल कन्फेशन की बात करें तो जुडिशियल कन्फेशन वो कन्फेशन होते हैं जो किसी जुडिशियल प्रोसीडिंग में किसी मजिस्ट्रेट के सामने दिए जाते हैं। मीन्स अ कन्फेशन इज सेड टू बी जुडिशियल व्हेन इट इज मेड इन द कोर्स ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग्स सच एज अ कन्फेशन मेड टू जुडिशियल मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 164 और अंडर सेक्शन 241 ऑफ CRPC। एंड जुडिशियल कन्फेशन इज कंक्लूसिव प्रूफ। जो जुडिशियल कन्फेशन होते हैं वो किसी फैक्ट के कंक्लूसिव प्रूफ होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन की बात करें तो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन वो कन्फेशन होते हैं जो किसी जुडिशियल प्रोसीडिंग के बाहर दिए जाते हैं। मीन्स अ कन्फेशन इज सेड टू बी एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन व्हेन इट इज मेड बाय एक्यूज outside the course of judicial proceedings. For example, confession made to private person. Friends, ये जो confessional statements होते हैं ये भी दो टाइप के होते हैं। पहला inculpatory statements और दूसरा exculpatory statements. Friends, अगर हम inculpatory statement की बात करें तो ऐसे statements, ऐसे कथन जो आरोपी के गुनाह को दर्शित करे, उसके गिल्ट को शो करे। मीन्स a statement showing the guilt of accused, incriminating statements और self-harming statements are known as the inculpatory statements. और अगर हम exculpatory statement की बात करें तो ऐसे स्टेटमेंट जो आरोपी को उस गुनाह से एक्सक्लूड कर दे, बाहर कर दे, ठीक है। तो ऐसे स्टेटमेंट को क्या बोलेंगे? exculpatory statements. Means statements which exclude the person from the commission of crime are known as the exculpatory statements. एक्सकल्पेटरी स्टेटमेंट्स आर नॉट अमाउंट टू कन्फेशन। जो एक्सकल्पेटरी स्टेटमेंट्स होते हैं वो कन्फेशन में नहीं आते। सो फ्रेंड्स, अगर हम कन्फेशन की एविडेंसरी वैल्यू की बात करें तो एविडेंसरी वैल्यू के हिसाब से भी कन्फेशन को दो टाइप में डिवाइड किया गया है। पहला जो है वो वॉलंटरी कन्फेशन और दूसरा इनवॉलंटरी कन्फेशन। फ्रेंड्स, अगर हम वॉलंटरी कन्फेशन की बात करें तो ऐसा कन्फेशन जो आरोपी
खुद दे, बिना किसी इन्फ्लुएंस के, बिना किसी इंडोर्समेंट के, बिना किसी थ्रेट के, बिना किसी प्रॉमिस के, ठीक है। अगर बिना किसी इंडोर्समेंट के, बिना किसी थ्रेट के, बिना किसी प्रॉमिस के आरोपी कोई कन्फेशन देता है तो वो कन्फेशन क्या रहेगा, उसको बोलेंगे वॉलंटरी कन्फेशन। और अगर हम इनवॉलंटरी कन्फेशन की बात करें तो ऐसे कन्फेशन जो इंडोर्समेंट, थ्रेट और प्रॉमिस द्वारा प्राप्त किए गए हों, वो कन्फेशन क्या होंगे, वो इनवॉलंटरी होंगे। और जो इनवॉलंटरी कन्फेशन होते हैं वो एडमिसिबल नहीं होते। मीन्स इनवॉलंटरी कन्फेशंस आर नॉट एडमिसिबल इन एविडेंस एज पर सेक्शन 24 एंड 25 ऑफ एविडेंस एक्ट। तो एविडेंस एक्ट के सेक्शन 24 और 25 के अनुसार जो इनवॉलंटरी कन्फेशन है वो एडमिसिबल नहीं होते। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में इंडियन एविडेंस एक्ट के एक नए सेक्शन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।